हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मई थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स लेते हैं, ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान वाला जो पीडीएफ कोर्स है, इसके बारे में मैंने आपको भी बताया, इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड ये क्विज़ है और एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप अपने आने वाले एग्जाम में। इसके लिए हमने एक समर सेल एक्टिव की हुई है, 10% आपको इसमें ऑफ मिल जाएगा और कूपन कोड है SUMMER समर। तो करना क्या है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, उस पर क्लिक करना है और हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ आपको जनरल अवेयरनेस कोर्स में दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है, कूपन कोड लगाना है और कोर्स को प्राप्त करना है। बाकी आप गूगल प्ले स्टोर पे हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर रिव्यू भी देख सकते हैं जिन्होंने हमारा कोर्स लिया हुआ है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2024? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। आपको जानना चाहिए कि हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व किया जाता है और साल 2024 में इसका थीम रहेगा फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रोटरडैम। देखिए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ये रोटरडैम नीदरलैंड्स में आयोजित की जा रही है 13 से 15 मई 2024 के बीच में, और पहली बार भारत ने इसमें अपना पेविलियन भी सेटअप किया है। इस पेविलियन को सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इनोग्रेट किया गया जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भूपिंदर एस भल्ला के द्वारा। पेविलियन मतलब एक तरह का जैसे सेटअप बना देते हैं ना, एक रूम टाइप का, कि इंडिया का पेविलियन है और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हाइड्रोजन से संबंधित, भारत में किस तरह का स्कोप है, तो वो आपको वहाँ पर जो है दे देते हैं। ठीक है, काउंटर पे जो बैठे रहते हैं। आपको बता दें, जनवरी 2023 में भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। टोटल बजट 19,744 करोड़ रुपए के साथ। भारत ने टारगेट भी रखा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 MMT यानी कि मिलियन मैट्रिक टन की प्राप्त कर लेंगे 2030 के अंत तक। Which 3 Indian literary works have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सी 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां शामिल की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सरदयालोका लोकाना। देखिए, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सरदयालोका लोकाना, इन्हें तीनों को ही यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। और हाल ही में मीटिंग हुई थी, 10th मीटिंग मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की उलान बटोर मंगोलिया में। इस दौरान ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, जो सरदयालोका लोकाना है इसको लिखा है आचार्य आनंदवर्धन ने। पंचतंत्र आप सही बताया, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। Nepal's mountaineer Kamirita Sherpa made history by breaking his record for the highest number of ascents of the Everest. How many times has he scaled the peak? कामिरीता शेरपा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर सबसे अधिक संख्या में चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 29 टाइम्स। देखिए, नेपाल के जो लेजेंडरी माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही हैं, कामिरीता शेरपा, इन्होंने फिर से इतिहास रख दिया है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का। तो 29वीं बार ये चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पर, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। सबसे पहली बार ये इस 88 से 49 मीटर की एवरेस्ट पीक पर 1994 में चढ़े थे।
साथ ही आपको जानना चाहिए जाने माने ब्रिटिश क्लाइंबर कैंटन कूल, ये भी माउंट एवरेस्ट पर 18वीं बार चढ़े हैं और किसी भी फॉरेन क्लाइंबर द्वारा माउंट एवरेस्ट पर ये सबसे ज़्यादा बार जो है चढ़े जाने वाले पर्सन बने हैं, 18 बार। हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडियन कंटिजेंट विन इन टोटल एट द ASBC एशियन अंडर 2022 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अस्ताना कजाकिस्तान। अस्ताना कजाकिस्तान में ASBC एशियन अंडर 2022 और माफ़ कीजिएगा अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है 43। देखिए बॉक्सिंग की बात करें, जो इंडियन कंटिजेंट है इन्होंने ASBC एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 मेडल्स जीते हैं, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में संपन्न हुई। अलग अलग इवेंट रहे, एक तो अंडर 22 और एक यूथ बॉक्सिंग। तो इसमें 12 गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे और 17 ब्रॉन्ज मेडल्स थे दोनों ही कैटेगरीज में। अगर हम अंडर 22 टीम की बात करें तो इन्होंने 21 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल रहे। वहीं अगर हम यूथ कंपटीशन की बात करें, इसमें 22 मेडल्स इन्होंने जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। भारत ओवरऑल मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहा, कजाकिस्तान पहले नंबर पर रहा 48 मेडल्स के साथ। Who has become the first Indian bowler to complete 350 wickets in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 350 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा युजवेंद्र चहल। देखिए इंडियन लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ये फर्स्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 350 विकेट्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। तो हाल ही में जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, आप सभी जानते हैं IPL में, तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, वहाँ पर इन्होंने कीर्तिमान अपना हासिल किया। साथ ही 5th हाईएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर भी बन गए हैं T20 के इतिहास में। आपको बता दें जो अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा T20 विकेट्स हैं। क्रिकेट से ही संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। इंग्लैंड के जो पेस बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, इन्होंने संन्यासी घोषणा कर दी है टेस्ट क्रिकेट से। Who has been appointed as the chairperson of the Special Olympics Asia Pacific Advisory Council APAC? विशेष ओलंपिक एशिया प्रशांत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है मल्लिका नड्डा। देखिए मल्लिका नड्डा इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का, और इनका ये जो टर्म है ये 3 साल तक चलेगा, यानी कि 1 मई 2024 से 31 मार्च 2027 तक। आपको बता दें मल्लिका नड्डा ये JP नड्डा की वाइफ है, ये चेयरपर्सन भी है स्पेशल ओलंपिक्स भारत की 2021 से ही। Who was bestowed with the Global Pride of Sindhi Awards 2024? ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है पवन सिंधी। देखिए सोशल वर्कर हैं पवन सिंधी, इन्हें प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है सोसाइटी में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड रिकॉग्नाइजेस एक्सेप्शनल एफर्ट्स इन मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। Which organization has announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? किस ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है आनंदना द कोका कोला इंडिया फाउंडेशन। देखिए कोका कोला इंडिया फाउंडेशन है, इसका नाम है आनंदना। इन्होंने अपनी पार्टनरशिप की है हॉकी इंडिया के साथ नेशनल वीमेंस हॉकी लीग 2024 के लिए। इसका फर्स्ट फेज रांची झारखंड में खेला जा चुका है। आपको बता दें ये जो पार्टनरशिप है, ये जो कोका कोला इंडिया फाउंडेशन है, इनका एक कैंपेन है शी द डिफरेंस कैंपेन, ठीक है, इसको भी सपोर्ट करती है। विच कंपनी हैज़ बीन सर्टिफाइड विद ISO 42001 2023 वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम्स बाय TUV इंडिया? TUV इंडिया द्वारा किस कंपनी को AI प्रबंधन प्रणालियों पर दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 42001 2023 से प्रमाणित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी इन्फोसिस है। देखिए जो इन्फोसिस है इसको ISO 42001 2023 से सर्टिफाई कर दिया गया है, और वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल ये जो ISO 42001 2023 है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है AI मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित TUV इंडिया द्वारा दिया जाता है, जो कि एक लीडिंग इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर है टेक्निकल क्वालिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज की। तो इन्फोसिस उन फर्स्ट
कुछ चुनिंदा आईटी सर्विस कंपनीज में आ गई है जिन्हें सर्टिफिकेशन मिला है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट से संबंधित है। यानी कि रिस्पॉन्सिबल तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको उपयोग कर रहे हैं, तो उसका ये सर्टिफिकेट है जो इन्फोसिस को मिला है। द AIMS फ्रेमवर्क इज पार्ट ऑफ इन्फोसिस टोपास रिस्पॉन्सिबल AI suite, और ये जो सर्टिफिकेशन है इट प्रोवाइड्स अ क्लियर रोड मैप एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू AI मैनेजमेंट through effective risk mitigation and streamlined processes. Which company has developed India's first loitering aerial munition for the armed forces? किस कंपनी ने सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला loitering aerial munition विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कैडेट डिफेंस सिस्टम्स, KDS। देखिए कैडेट डिफेंस सिस्टम्स यानी कि KDS, इसने इंडिया का फर्स्ट loitering aerial munitions LAM लॉन्च किया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए अंडर ए यूनिक डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल विद द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर इसे इन्होंने लॉन्च किया है, और इससे इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है। आपको बता दी UAV जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है उसकी तरह भी कार्य करता है, और कैमिकेज ड्रोन की तरह भी कार्य करता है। कैमिकेज मतलब क्या होता है? कैमिकेज क्या थे ना, जापानीज सुसाइडर वो थे पायलट, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, अपने एयरक्राफ्ट को क्रैश करवा देते थे, खुद उनकी जान खुद तो चली जाती थी, ठीक है, और दुश्मन की भी चली जाती थी, तो उनको बोलते थे कैमिकेज, जापानीज सुसाइड पायलट, ठीक है। तो उस तरह के ड्रोन से ही, ठीक है, क्रैश कर जाएंगे और जो टारगेट है उसको हिट करेंगे। विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च्ड कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट SR-75? किस कंपनी ने कैंडल वैक्स से संचालित रॉकेट SR-75 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हेलमपल्स। देखिए जर्मनी की कंपनी है हाई इम्पल्स, इसने कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया है, जो कि कमर्शियल सैटेलाइट्स को जो है स्पेस में ले जा सकता है। 12 मीटर 2.5 टन का ये जो रॉकेट है इसका नाम SR-75 है। कुनिबा साउथ ऑस्ट्रेलिया से इसको लॉन्च किया गया। हाई इम्पल्स की बात करें तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वैक्स का, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पैराफिन है जिसे कैंडल वैक्स कहते हैं, इसको यूज़ किया जा रहा है और लिक्विड ऑक्सीजन को फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है। पैराफिन आप जानते ही है कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और फ्यूल की तरह सेफ भी है ना। और आपको बता दिए एक अल्टरनेटिव है कन्वेंशनल लिक्विड और सॉलिड फ्यूल का, और कोई भी रिस्क नहीं है इसमें एक्सप्लोड होने का। Which company has backed orders worth about rupees 19,000 crore from BSNL for deploying 4G network upgradable to 5G? किस कंपनी को 5G में अपग्रेड होने योग्य 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए BSNL से लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? सही आंसर ऑप्शन है TCS। देखिए जो BSNL है ये 4G सर्विसेज पूरे देश भर में रोल आउट करेगी अगस्त से, और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी। TCS, तेजस नेटवर्क्स एंड गवर्नमेंट ऑन ITI, इनको ऑर्डर मिले हैं 19,000 करोड़ रुपए के BSNL से, जिसके तहत ये 4G नेटवर्क्स को डिप्लॉय करेंगे जिन्हें 5G में भी अपग्रेड किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं जो BSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। प्रवीण कुमार पुरवर इसके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। Which organization has received approval for nano zinc liquid and nano copper liquid fertilizers from the fertilizer control order? किस ऑर्गेनाइजेशन को उर्वरक नियंत्रण आदेश से नैनो जिंक लिक्विड और नैनो कॉपर लिक्विड उर्वरकों के लिए मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन सी इफको है। देखिए जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है यानी कि इफको, इन्हें अप्रूवल मिल गया है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से कि ये जिंक लिक्विड और नैनो कॉपर लिक्विड को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नैनो फॉर्मुलेशन है इससे क्या होगा, जो जिंक और कॉपर की डेफिशिएंसी है हमारे एग्रीकल्चर में उसकी पूर्ति होगी, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ेगी, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेलन्यूट्रिशन जो होता है वो भी कम होगा। जिंक और कॉपर आप सभी जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए अगर आप बैंक के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों ही, तो आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स।
ठीक है। तो ये जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए कुछ टॉपिक ना ऐसे होते हैं, बैंक के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, फिर स्टेट की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, उन्हें आप एक अलग कॉपी में लिख लिया कीजिए। जैसे तो माइक्रो न्यूट्रंट्स कौन से होते हैं और मैक्रो न्यूट्रंट्स कौन से होते हैं। ऐसे ही होता है कि फिशन और जो फ्यूज़न है, ठीक है, वो उनमें क्या डिफरेंस है या उनके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर बम किसका एग्जाम्पल है, सोलर एनर्जी किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जिंक जो है एंजाइम फंक्शनिंग के लिए महत्वपूर्ण है प्लांट्स में, वही जो कॉपर है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए महत्वपूर्ण है और क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। विच लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर विद इंडिया पोस्ट द कंट्रीज पोस्टल सर्विस। किस लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म ने देश की डाक सेवा इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। सही आंसर ऑप्शन ए है एफ शिप। देखिए एफ शिप जो कि एक टेक ड्राइवन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, इसने इंडिया पोस्ट के साथ एक पार्टनरशिप की है। दिस कोलेब्रेशन एम्स टू बेनिफिट डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप्स, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड एमएसएमईज अक्रॉस इंडिया बाय एनहांसिंग लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। Who has taken over as chairman cum managing director of the National Small Industries Corporation? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शुभ्रांशु शेखर आचार्य। देखिए जो फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के, शुभ्रांशु शेखर आचार्य, इन्हें चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का। आपको बता दें ये विपुल गोयल को इस पद पर रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस एजेंसी की, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी जिसे कहते हैं, ये एक मिलिट्री गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत आती है। 1955 में स्थापना हुई थी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 16। आपको जानना चाहिए कि हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर ऑब्जर्व किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये पूरा है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका थीम रहा है यूनाइटेड इन डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी। आपको भी जानना चाहिए कि 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी सेलिब्रेट किया जाता है, यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है। और 16 मई 2018 को जो है पहली बार ये डे मनाया गया था। 1960 में जन्म हुआ था एक इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट थियोडोर मेमन का, जिन्होंने फर्स्ट लेज़र को जो है फायर किया था, तो इन्हीं की एनिवर्सरी होती है इस दिन। हु इज़ इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पी श्याम निखिल। देखिए पी श्याम निखिल ये इंडिया के 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में जो दुबई पुलिस मास्टर चेस टूर्नामेंट हुआ है, वहाँ पर इन्होंने जो रिक्वायर्ड एलो रेटिंग होती है, ELO रेटिंग होती है, उसको प्राप्त कर लिया है। इससे पहले आपने देखा था कि इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो 2500 ELO रेटिंग पॉइंट्स प्राप्त करने जरूरी होते हैं ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी पास्ट अवे। ही वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। फॉर्मर बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी, इनका निधन हो गया है और 72 साल के थे ये। कुछ समय से कैंसर से जो है लड़ रहे थे। कितनी गंदी बीमारी है कैंसर। आप जो जानते हैं सुशील मोदी को, आप उनका फेस जानते होंगे, और अभी देखिए जब कैंसर आता है तुरंत आदमी कितना ढल जाता है ना। एकदम चेहरे की जो है जो भी रौनक है, रंगत है, सब जो है अलग हो जाती है। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। रिचर्ड स्लेमन ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था और ऑपरेशन के 2 मंथ बाद ही इनका निधन हो गया है। ये एंड स्टेज किडनी डिजीज से जो है सफ़र कर रहे थे, इसलिए इनका ये ट्रांसप्लांट किया गया था। पद्मश्री रेसिपिएंट पंजाबी पोइट सुरजीत पाठक, इनका निधन हो गया है 79 की एज में। जाने माने फिल्म मेकर केरल से संगीत सिवन, इनका भी निधन हो गया है 61 की एज में। और इंडियन उर्दू एंड हिंदी शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ट्रांसलेटर शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रजाक, इनका भी निधन हो गया है 83 की एज में। चाबहार पोर्ट विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। चाबहार बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए, ईरान है। देखिए भारत और ईरान ने 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन से संबंधित।
जो कि ईरान में है। चाबार पोर्ट आप सभी जानते होंगे। और इस मौके पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज हैं भारत में, सर्बानंद सोनोवाल, ये भी मौजूद रहे। और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच में तेहरान में ये साइन किया गया है। और जो ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है IPGL, ये 120 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी इस पोर्ट में, इसको इक्विप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। आपको बता दीजिए चाबार एक डीप वाटर पोर्ट है ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में, और भारत से सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट यही है अगर हम ईरान की बात करें। ओपन सी में लोकेटेड है और एक सिक्योर एंड इजी पैसेज प्रोवाइड कराता है लार्ज कार्गो शिप्स के लिए। 2 सेपरेट पोर्ट्स भी हैं यहाँ पर, शाहिद कालांतारी और शाहिद बेहस्ती। Who has been approved by the RBI as the MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank for a 3-year term? RBI ने 3 साल के कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन भी है संजीव नोटियाल। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संजीव नोटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के तौर पर अपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी है 3 साल के लिए। 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू होगा और इस पद पर ये सक्सीड कर रहे हैं इतरा डेविस को। What is the name of the mobile app of Bank of Baroda on which RBI has removed the restrictions? बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप का नाम क्या है जिस पर RBI ने प्रतिबंध हटा दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है BOB वर्ड। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने बैंक ऑफ बड़ौदा की जो BOB वर्ड ऐप है इससे रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं इमीडिएट इफेक्ट से, और इसको अलाउ कर दिया है कि आप कस्टमर्स इस पर ऐड कर सकते हैं। अक्टूबर 2023 में RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कहा था कि कस्टमर्स को ऐड मत कीजिए अपनी इस BOB वर्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर, क्योंकि कुछ जो सुपरवाइजरी कंसर्न थे, ठीक है, उससे संबंधित अब वो दूर हो चुके हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो भी गाइडलाइंस थे उनको फॉलो किया है। विच इंडियन बैंक हैज़ पार्टनर विद E-बैंक्स फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग इन इंडिया? भारत में भुगतान प्रसंस्करण के लिए किस भारतीय बैंक ने E-बैंक्स के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। देखिए, ब्राजीलियन पेमेंट्स कंपनी E-बैंक्स, इसने एक डील साइन की है यस बैंक के साथ, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर मर्चेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाया जाएगा। जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनके लिए, जो यहाँ पर कंज्यूमर को अपना सामान बेचना चाहते हैं। इंडियन कंज्यूमर कैन यूज द E-बैंक सिस्टम टू पे फॉर सच परचेसेस विद लोकल करेंसी यूजिंग लोकल पेमेंट मेथड्स इंक्लूडिंग कार्ड पेमेंट मोड्स इंक्लूडिंग रुपे कार्ड्स एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा, हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा, कार्लिल ग्रुप, इन्होंने 2% स्टेक डाइवेस्ट किए हैं यस बैंक में 1441 करोड़ रुपए में। यस बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन विच कंट्री? विश्व के सबसे बड़े कार्बन कैप्चर प्लांट का संचालन किस देश में हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए आइसलैंड है। देखिए, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फैसिलिटी है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा एटमॉस्फेयर से, ये आइसलैंड में जो है शुरू हो चुकी है। इसका नाम है मैमोथ और इस प्लांट को जो है ऑन कर रहा है क्लाइमवर्क्स। इसका सेकंड कमर्शियल प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए। इससे पहले एक और का नाम का भी इनका प्लांट था, 2021 में शुरू किया था। तो इसमें क्या होगा, ये जो एयर है, ठीक है, उसको जो है लेता है और केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर देता है। मतलब उसको अंडरग्राउंड स्टोर किया जा सकता है, उसको स्टोन में कन्वर्ट किया जाता है, रीयूज़ किया जा सकता है। ये जो स्विस कंपनी है क्लाइमवर्क्स, इसने कार्बफिक्स, ये एक आइसलैंड की कंपनी है, इसके साथ मिलकर इस प्लांट को जो है चालू किया है। वेयर विल द अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट बी इंस्टॉल्ड? भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है किलोकारी सबस्टेशन। देखिए, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अपना रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है BSES राजधानी पावर लिमिटेड के द्वारा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के साथ पार्टनरशिप में। ये प्रोजेक्ट 20 मेगावाट 40 मेगावाट और BES प्रोजेक्ट है ये, और इसको BSES राजधानी पावर लिमिटेड का जो 3311 kV किलोकारी सबस्टेशन दिल्ली में है, यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस द प्रॉमिस फॉर ग्रोथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान? किस बीमा कंपनी ने प्रॉमिस फॉर ग्रोथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, जो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने एक प्रॉमिस फॉर ग्रोथ
नाम से एक नया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो है लॉन्च किया है, विच इज़ डिजाइन फॉर कस्टमर्स एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है इसका। What is the estimated annual investment needed to cut agri-food emissions by half by 2030 and reach net zero by 2050? 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुमानित वार्षिक निवेश कितना होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन डी है, $260 बिलियन। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम। इसमें कुछ बातें बताई हैं इन्होंने, कुछ एक्शंस बताए हैं जो हर कंट्री को लेने चाहिए ताकि जो फूड सप्लाई है वो मोर सिक्योर हो सके, फूड सिस्टम को जो है हेल्प किया जा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के साथ वो विदस्टैंड कर सके, वल्नरेबल पीपल जो हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड का एग्री फूड सिस्टम है ये लगभग 60 गीगाटन्स ग्रीन हाउस गैसेस पर ईयर जो है एमिट कर रहा है। लगभग जो ऑल ग्लोबल एमिशन है उसका 1/3 एग्री फूड सिस्टम से आ रहा है और इंडिया में तो 60% जो एमिशन है वो एग्री फूड सिस्टम से ही आ रहा है, वो भी फार्म गेट से। जो टॉप 10 एग्री फूड सिस्टम एमिटर्स हैं ये चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रशियन फेडरेशन, कनाडा, पाकिस्तान और अर्जेंटीना है। इनमें भी जो दो हैं कनाडा एंड यूएस, ये हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। एक इनमें जो कॉन्गो है ये लो इनकम कंट्री है, बाकी सब मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। और जो एनुअल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो $260 बिलियन की रिक्वायर्ड है। यदि हम जो हमारा एग्री फूड का जो एमिशन है इसको हाफ करना चाहते हैं 2030 तक और नेट जीरो एमिशन प्राप्त करना चाहते हैं 2050 तक, तो हमें $260 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की नीड होगी। यही हमारा क्वेश्चन था। विच ऑर्गेनाइजेशन हैव पार्टनर टू इनहेंस एक्सेस टू सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर SMEs इन एशिया एंड द पैसिफिक? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में SME के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन ने भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ADB एंड सिटी। देखिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और जो सिटी है इन्होंने पार्टनरशिप की है, एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो एक्सेस है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, उसको जो है वो एक्सेस जो है मजबूत हो सके, ठीक है, उनको ईजिली एक्सेस मिल सके जो भी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। और $100 बिलियन से ज़्यादा की जो है ये सहायता करेंगे एशिया पैसिफिक में। सिटी आप जानते हैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, फाइनेंस सर्विस कॉर्पोरेशन है न्यूयॉर्क सिटी में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, इसका स्थापना ईयर आप याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, 1966। Which 3 countries in the Americas have recently received WHO certification for eliminating mother-to-child transmission of HIV and syphilis? अमेरिका के किन 3 देशों ने हाल ही में माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को खत्म करने के लिए WHO प्रमाणन प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेलिस, जमाइका एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। देखिए, जो 3 कंट्री हैं बेलिस, जमाइका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, इन तीनों को ही सर्टिफिकेशन मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से। किस लिए? एलिमिनेटिंग द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस। और आपको बता दें, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किंगस्टन, जमाइका में, तो वहाँ पर इन्हें ये सर्टिफिकेशन दिया गया है यूनिसेफ और UN एड्स के सपोर्ट से। आपको बता दें, ग्लोबली 19 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्हें सर्टिफाई किया गया है, उन्होंने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV को जो है रिमूव कर दिया है। Which space tech startup signed MOU with InSpace for co-working and testing facilities? किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने सहकारी और परीक्षण सुविधाओं के लिए InSpace के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, GalaxI। देखिए, स्पेस टेक स्टार्टअप GalaxI, इन्होंने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि InSpace जो कि अहमदाबाद में है, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो ये InSpace है, ठीक है, इनकी जो भी लेबोरेटरीज हैं या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी सुविधा GalaxI भी प्राप्त कर सकता है। वेयर वॉज द न्यू कैटफिश स्पीसीज ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यभरताई डिस्कवर्ड? नई कैटफिश प्रजाति ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यभरताई की खोज कहाँ की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश।
देखिए हाल ही में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ, इन्होंने एक न्यू कैटफिश स्पीसीज डिस्कवर की है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम रखा गया है ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्य भारतई, और इसको कलेक्ट किया गया है तुंग स्ट्रीम, जो कि ट्रिब्यूटरी है तीसा रिवर की ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में। आपको बता दें हाल ही में ग्रीन लाइनेक्स स्पाइडर, इसको भी डिस्कवर किया गया है। ये पहले जो है डिस्कवर नहीं किया गया था अब तक, और राजस्थान के तल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको पाया गया है। उसका नाम रखा गया है पिस्टिया छपरन रिजीवन। साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि केरल, इन्होंने 2 नई स्पीसीज नीडल फिश की आइडेंटिफाई की है, जिसका नाम है एबेलनेस जोस बर्चमेंसिस और एबेलनेस ग्रेकली। ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग वालों को नहीं पढ़ने हैं, वहाँ पर नहीं आते हैं, पर जो ये PCS टाइप के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अलग अलग राज्यों के जो PCS हैं वहाँ पर पूछ लेते हैं प्रजातियों के बारे में, तो उनके लिए मैं ये कवर करता हूँ क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairperson of the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers (NABH)? अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, रिजवान कोयटा। देखिए जो रिजवान कोयटा है, इन्हें हाल ही में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, NABH का। NABH आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का, और हमारे देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, ठीक है, उसका एक बेंचमार्क सेट करता है NABH, और ये एक्रेडिटेड है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के द्वारा। What is the theme for 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे? 2024 विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये हर साल 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और 17 मई को इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइन किया गया था, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। 2024 में इस डे का थीम रहेगा डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको यह जानना चाहिए कि ITU के बारे में, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 17 मई 1865 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल डोरिन पॉटगन मार्टिन है। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका याद रखिएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, May 17। देखिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये एनुअली 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम रहा मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। आपको जानना चाहिए हाइपरटेंशन कब होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई चला जाता है ना, और पुअर लाइफ स्टाइल चॉइसेस, अनहेल्थी डाइट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये प्राइमरी कॉजेज होते हैं हाइपरटेंशन के। व्हेन इज द नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 3rd फ्राइडे ऑफ मे। देखिए नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे ये मई महीने में जो तीसरा फ्राइडे आता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 17 मई 2024 को ये डे मनाया जा रहा है, और थीम रहेगा सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे पहली बार डेविड रॉबिन्सन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था साल 2006 में। व्हाट इज द डेट प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज वर्ल्ड फुटबॉल डे? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 25 मई। देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा है कि 25 मई को हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये फैसला लिया गया है 80th प्लेनरी मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क में। तहिर ML सोनी जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं लीबिया के यूनाइटेड नेशंस में, इन्होंने ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया इस मीटिंग में, और 193 मेंबर जो हैं जनरल असेंबली के, इनके द्वारा ये यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास भी किया गया। अच्छा 2024 में बता दें 100th एनिवर्सरी है जब पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। तो 1924 में समर ओलंपिक्स जो हुए थे पेरिस में, ठीक है, वहाँ पर खेला गया था। तो उसी उपलक्ष्य में ये डिसीजन लिया गया है कि हम 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। विच शिपयार्ड सेलिब्रेटेड इट्स 250th फाउंडेशन डे ऑन May 14, 2024? 24 मई 2024 को किस शिपयार्ड ने अपना 250वां
स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। देखिए जो ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इन्होंने अपना 250वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस मनाया है 14 मई 2024 को। और इन 250 सालों को याद रखने के लिए डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरम ने इन्होंने एक कॉइन भी रिलीज किया है जो कि आरबीआई द्वारा इशू किया गया 250 रुपीज़ का। अच्छा, जो ये एमडीएल है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन्होंने एक अरोवाना नाम की एक मिडजेट सबमरीन भी बनाई है जिसे लॉन्च किया गया डिफेंस सेक्रेटरी के ही द्वारा। विच कंट्री वॉन 30th सुल्तान अजलान शाह कप? 30वां सुल्तान अजलान शाह कप किस देश ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जापान। देखिए जापान ने पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया है पेनल्टी शूटआउट में और 30वां सुल्तान अजलान शाह कप जीत लिया है ईपो मलेशिया में। ये फर्स्ट सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल है जापान के लिए, पहली बार जीता है। और न्यूजीलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता मलेशिया को हराकर। ठीक है, तो गोल्ड जीता जापान ने, सिल्वर जीता पाकिस्तान ने और ब्रॉन्ज जीता है न्यूजीलैंड ने। इस टूर्नामेंट में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जापान, कनाडा, मलेशिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। आपको बता दें जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये एक एनुअल इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, मलेशिया में होता है। और मलेशिया के किंग रहे हैं एक सुल्तान अजलान शाह, उन्हीं के नाम पर ये कप रखा गया है। ये फील्ड हॉकी के काफ़ी शौकीन थे, सपोर्ट करते थे इस गेम को। वेयर डिड द 6th एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप टेक प्लेस वेयर इंडियाज सृष्टि खंडागले वॉन द सिल्वर मेडल? छठी एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कहाँ हुई जहां भारत की सृष्टि खंडागले ने रजत पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना। देखिए ट्रैम्पोलिन की अगर हम बात करें, इंडिया की सृष्टि खंडागले, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये फर्स्ट एवर इंडियन बन गई जिन्होंने मेडल जीता है एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है विमेंस इंडिविजुअल एज ग्रुप कैटेगरी में किस इवेंट में? 6th एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो कि हांगकांग चाइना में हुई है। हु वॉज री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है फिर से इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का, लगातार दूसरी बार ये इस पद पर आए हैं। बलवीर सिंह इन्हें भी रिइलेक्ट किया गया है इफ्को के वाइस चेयरमैन के पद पर, ये भी दूसरी बार लगातार आए हैं इस पद पर। और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इफ्को के डॉक्टर यूएस अवस्थी। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX? कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का, IIBX का, जो कि हमारे देश का फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। दिस इनेबल्स SBI IFSC बैंकिंग यूनिट टू ट्रेड ऑन द IIBX प्लेटफॉर्म। तो SBI की जो IFSC बैंकिंग यूनिट है वो ट्रेड कर पाएगी इस IIBX प्लेटफॉर्म पर। और आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में परमिट किया था ये जो IB होते हैं यानी कि IFSC बैंकिंग यूनिट होते हैं कि ट्रेडिंग मेंबर्स के तौर पर कार्य कर सकते हैं और गोल्ड वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं बुलियन एक्सचेंज के थ्रू। TCS हैज़ अनाउंस्ड टू क्रिएट ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच सिटी? TCS ने किस शहर में वैश्विक AI उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए, पेरिस है। देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पेरिस में मनाएंगे। और ये अनाउंसमेंट की गई चूज फ्रांस समिट के दौरान जिसे होस्ट किया गया प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो TCS स्पेसपोर्ट है पेरिस में, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। और ये जो सेंटर है ब्रेन मशीन इंटरफेस पर जो है कार्य करेगा, AI से संबंधित टेक्नोलॉजी पर कार्य करेगा। विच सिटी होस्टेड द RBI कॉन्फ्रेंस फॉर NBFC हेड्स ऑफ एश्योरेंस फंक्शंस? किस शहर ने RBI कॉन्फ्रेंस फॉर NBFC हेड्स एश्योरेंस फंक्शन हेड्स ऑफ एश्योरेंस फंक्शन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मुंबई। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित की है जिसका नाम रहा हेड्स ऑफ एश्योरेंस फंक्शंस ऑफ सेलेक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है रेसिलिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ इफेक्टिव एश्योरेंस। एंड दिस कॉन्फ्रेंस was a part of series of supervisory engagements of the Reserve Bank has been organizing over the last 1 year with its regulated entities। तो जो regulated entities हैं उनके साथ RBI इस तरह की कॉन्फ्रेंस करता आ रहा है।
Which organization has launched an accelerator program in collaboration with NABARD to support farmer producer organizations FPOs in Karnataka? कर्नाटक में किसान उत्पाद संगठनों को समर्थन देने के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के सहयोग से एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कृषि कल्प। देखिए, कृषि कल्प जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, इन्होंने एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के साथ मिलकर, जिसका मकसद रहेगा 30 FPO, ठीक है, FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको सपोर्ट करना बेंगलुरु कर्नाटक में। दिस इनिशिएटिव एम्स टू फैसिलिटेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FPOs इनटू सस्टेनेबल रूरल एंटरप्राइज। दिस विल be achieved by delivering training sessions focusing on market orientation, business development and entrepreneurial leadership skill। तो जो भी FPOs हैं उनको एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल प्रदान किए जाएंगे। Which organization has signed an agreement with Marut Drone Tech Private Limited to launch drone operations in Andhra Pradesh and Telangana? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ड्रोन संचालन के लिए किस संगठन ने मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी इफको है। देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत इन्होंने ड्रोन एज अ सर्विस ऑपरेशन लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पे पर यहाँ पर जो है पे पर एकड़ कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इन दोनों के द्वारा, मारूट ड्रोन और इफको के द्वारा, जिससे जो फार्मर्स हैं उन्हें जो हैवी कॉस्ट देना पड़ता है ड्रोन का, ठीक है, वो नहीं देना पड़ेगा, और एकड़ के हिसाब से, ठीक है, पे पर एकड़ कंसेप्ट यहाँ पर लाया गया, उसके हिसाब से जो एग्री इनपुट्स हैं उन पर स्प्रे किया जाएगा। Which country emerged as the largest trading partner of India in the fiscal year 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? सही आंसर ऑप्शन ए चाइना है। देखिए, जो चाइना है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है भारत का 2023-24 में, और जो टोटल ट्रेड रहा है ये 118.4 बिलियन US का रहा है। तो US से हल्का सा आगे निकल गया है, ऐसा कहा है एक थिंक टैंक है GTRI, इनके इकोनॉमिक डेटा ने। इंडिया और US के बीच जो बायलेटरल ट्रेड रहा ये 118.3 बिलियन US का रहा 2023-24 में, जबकि 2021-22 और 2022-23 में US हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। इस डेटा में ये बताया गया कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है चाइना में वो भी बढ़ा है, 8.7% तक बढ़ा है, और 16.67 बिलियन US का रहा है। मेन सेक्टर जो रहे जहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है एक्सपोर्ट में, चाइना में जो हमने एक्सपोर्ट किया, आयरन और कॉटन, yarn, फैब्रिक्स, मेडअप्स, हैंडलूम्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लास्टिक एंड लाइनोलियम। What is the name of the exclusive savings scheme introduced by Bank of India for the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई विशेष बचत योजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है BOI, रक्षक सैलरी पेंशन सेविंग्स स्कीम। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, जिसके तहत ये डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसमें कई तरह के फीचर हैं, और स्कीम का नाम है BOI रक्षक सैलरी पेंशन सेविंग्स स्कीम। तो इस BOI रक्षक पैकेज के तहत बैंक कई तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को, या इनके जो वेटरन्स हैं, रिक्रूट्स हैं, अग्निवीर्स हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराएंगे 150 लाख तक का, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर देंगे 50 लाख रुपए तक का, एयर एक्सीडेंटल कवर देंगे 100 लाख रुपए तक का, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर देंगे 25 लाख रुपए तक का। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक है। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। Against which country did Sunil Chhetri, who recently announced retirement from international football, make his international debut? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री ने किस देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया? सही आंसर ऑप्शन बी है पाकिस्तान। देखिए, इंडिया के जो फुटबॉल पैरागॉन है सुनील छेत्री, फुटबॉल प्लेयर हैं, लीडर हैं, इन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है कि इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे, और फाइनल मैच कुवैत के अगेंस्ट खेलेंगे ये फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड जब चलेगा 6 जून को। छेत्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, और इनके नाम 94 गोल थे, ठीक है। इंडिया के ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं और मोस्ट कैप्ड प्लेयर भी हैं। और अगर हम बता दें प्रेजेंट टाइम में जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा गोल अगर हम देखें तो उस मामले में तीसरे नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी के बाद। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है
और फॉरवर्ड खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु के कैप्टन हैं, इंडियन नेशनल टीम के भी कैप्टन हैं। छेत्री को अर्जुन अवार्ड मिला था 2011 में। पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2021 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, और इस तरह से फर्स्ट फुटबॉलर बने थे जिन्हें अवार्ड दिया गया। आपको बता दें इनका जन्म सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ था। अच्छा, एक और न्यूज़ है इसी तरह की। फॉर्मर यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। Which Indian athlete won the gold medal in the men's javelin throw event at the Federation Cup 2024? फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा। आपको जानना चाहिए इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा, इन्होंने फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई, यहाँ मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 82.27 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका है। दूसरे नंबर पर डीपी मानू रहे, सिल्वर मेडल जीता है 82.06 मीटर के साथ। वहीं उत्तम बाला साहेब पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 78.39 मीटर के साथ। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आपको जानना चाहिए कि हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। साल 2024 में इसका थीम रहेगा म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आपको ये भी जानना चाहिए कि 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। हु वॉन द 2024 सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्स चेस टूर्नामेंट? 2024 सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है मैग्नस कार्लसन। तो 5 बारी के वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से हैं, इन्होंने 2024 सुपरबैट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट जीते हैं जो कि वॉर्सो पोलैंड में हुआ है। भारत की चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा 4th पोजीशन पर रहे। हु वॉन फ्रेंच मोटोजीपी 2024? फ्रेंच मोटोजीपी 2024 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है जॉर्ज मार्टिन। देखिए, अगर हम ग्रैंड प्री डी फ्रांस या फ्रांस मोटोजीपी आप इसको कह सकते हैं, जॉर्ज मार्टिन ने जीता है, और मार्क मार्क्वेस ये दूसरे नंबर पर रहे। अगर हम जॉर्ज मार्टिन की बात करें तो ये स्पेनिश ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसर राइडर हैं, प्राइमा पेरमेक के लिए रेसिंग करते हैं। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू सिक्योर अ कोटा प्लेस फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? सही आंसर ऑप्शन डी है अमन सहरावत। अमन सहरावत फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने कोटा प्लेस हासिल किया है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। आपको बता दें मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने ये कोटा हासिल किया है। वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स चल रहे हैं इस्तांबुल तुर्की में, तो वहीं इन्होंने इस कॉम्पिटिशन में जो है अच्छा प्रदर्शन करके ओलंपिक में अपनी जगह बनाई है। इन्होंने चोंग सोंग हैन जो कि कोरिया के हैं, इन्हें सेमीफाइनल में हराया, और ये भारत का 6th कोटा है रेसलिंग में जो 2024 ओलंपिक के लिए मिला है। इससे पहले के जो 5 कोटा हैं वो इंडियन वुमेन रेसलर्स के पास गए हैं। व्हाट पॉलिटिकल पोजीशंस डिड कमला बेनीवाल हु डाइड रिसेंटली होल्ड ड्यूरिंग हर कैरियर? कमला बेनीवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, अपने करियर के दौरान किन राजनीतिक पदों पर रही? सही आंसर ऑप्शन डी है राजस्थान डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, गुजरात एंड मिजोरम। देखिए, कांग्रेस वेटरन कमला बेनीवाल जो कि राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, 3 राज्यों की गवर्नर भी रह चुकी हैं, त्रिपुरा, गुजरात एंड मिजोरम। इनका हाल ही में निधन हो गया 97 की एज में। ऑबिचुरी और देख लेते हैं। एलिस मुनरो जो कि नोबेल प्राइज विनिंग कैनेडियन ऑथर हैं, इनका भी हाल ही में 92 की एज में निधन हो गया। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 2013 में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2009 में। जाने माने चेस ट्रेनर एंड केरल्स फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर वर्गीस कोशी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 66 की एज में। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कॉल्ड पिक्सल? किस बैंक ने पिक्सल नामक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने एक नया वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है पिक्सल, और वीज़ा के साथ पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया गया। 2 वेरिएंट्स हैं, पिक्सल प्ले और पिक्सल गो।
Pixel Play will enable users to create their own cards with personalized benefits. Pixel Go is tailored for beginners aiming to build their credit score. Both credit cards will have a membership fee of rupees 500 plus taxes. What was the amount of monetary penalty imposed by the RBI on Karnataka Bank Limited? RBI ने कर्नाटक बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन बी है 59,10,000 रुपए का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 59,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है कर्नाटका बैंक लिमिटेड पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन डिपॉजिट्स एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लैसिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। साथ ही आरबीआई ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है द सुटेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, upgraded approach and levy of penal charges on non-maintenance of minimum balances in inoperative accounts। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बापूनगर महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। इंडिया सेंट $1 million फ्लड रिलीफ असिस्टेंस टू विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली। भारत ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बाढ़ राहत सहायता भेजी? सही आंसर ऑप्शन ए केन्या है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी है गवर्नमेंट ऑफ केन्या को, वहाँ पर फ्लड्स आई हुई हैं, ठीक है, और 38 आउट ऑफ 47 काउंटीज जो है अफेक्टेड हुई हैं। तो $1 मिलियन की फ्लड रिलीफ केन्या को भेजी गई है भारत द्वारा। केन्या की बात करते हैं, कैपिटल नैरोबी है, करेंसी केन्यन शिलिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू सरेंडर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस? निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस सरेंडर करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी जोमेटो है। आपको जानना चाहिए जो फूड टेक कंपनी है जोमेटो, इसकी सब्सिडरी है जोमेटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसने डिसाइड किया है कि हम जो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का हमें सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिला है आरबीआई से, हम इसको वॉलेंट्री सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस इन्हें 24 जनवरी 2024 को मिला था। विद विच कंट्री इज इंडिया कोलैबोरेटिंग ऑन शार्क एंड रे रिसर्च इन द अरेबियन सी? अरब सागर में शार्क और रे अनुसंधान पर भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी ओमान है। आपको जानना चाहिए कि शार्क और रेस इनके रिसर्च एंड कंजर्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए अरेबियन सी में इंडिया और ओमान कोलैबोरेट कर रहे हैं। और आपको बता दें इस कोलैबोरेशन के तहत जो मैरीन एक्सपर्ट्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ के, ये आईसीआर सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में जो है एक जॉइंट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे। ओमान की बात करते हैं, कैपिटल मुस्कैट है, करेंसी है ओमानी रियल। विच स्पेस एजेंसी विल बिल्ड द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली का निर्माण करेगी? सही आंसर ऑप्शन, ओहो ये माफ़ कीजिएगा, इसमें मैं ऑप्शन चेंज करना भूल गया, ठीक है, मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। ऑप्शन आप अपने आप एज्यूम कर सकते हैं, इसरो, जैक्सा, रोस्कोमोस, ठीक है, ईएसए। ये थोड़ी गलती हो गई, चलिए खैर कोई नहीं, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। नासा ने जो है अपना प्लान अनवील किया है जिसके तहत ये फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम कंस्ट्रक्ट करेगा जिससे कि रिलायबल, ऑटोनोमस एंड एफिशिएंट पेलोड ट्रांसपोर्ट हो सके मून पर। ठीक है, मतलब वैसी रेल नहीं बना रहा है कि पटरी डालेगा और रेल बनाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह के कई तरह के रोबोट्स यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, जैसे फ्लोट है, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। लेविटेशन मतलब होता है हवा में तैरता हुआ कोई चीज़। तो इससे क्या होगा, इस तरह का जो ये फ्लोट है, ये फ्लोट रोबोट्स हैं, ठीक है। तो ये रोबोट्स एक मैग्नेटिक लेविटेशन बनाई जाएगी, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट किया जाएगा कि वो जो है एक आपको एक रोड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जिसके जरिए जो ये रोबोट्स हैं ये अपना कार्य कर सकते हैं। अब इन रोबोट्स में क्या है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब तक जो ये लोग जाते हैं रोवर वगैरह ये सब, ठीक है, इनमें मूविंग पार्ट रहते हैं, लेकिन ये जो फ्लोट रोबोट्स इसमें क्या होगा, जो रोबोट जो मूविंग पार्ट है वो नहीं होगा। उससे क्या होगा, जो लूनर डस्ट वगैरह है, ठीक है, ये सब जो है कम रहेगी, मतलब हवा में इतना नहीं, मतलब समझ सकते हैं आप कि मतलब इतना डिस्टर्बेंस नहीं करेगी जो लूनर डस्ट है, क्योंकि मूविंग पार्ट नहीं है।
ठीक है, तो चलते हुए इतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मून के आसपास की किसी वस्तु को मान लीजिए कलेक्ट करना है तो आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है उस मैग्नेटिक फील्ड के यूज से। अच्छा, एक और न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जो कि एक एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जैक्सा और नासा के बीच में इन्होंने आयरन फिंगरप्रिंट्स की उपस्थिति नोटिस की है एक्टिव गैलेक्सी NGC 4151 पर। Where was the second edition of the India-Australia-Indonesia Trilateral Maritime Security Workshop conducted? भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, INS द्रोणाचार्य कोची। देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप, इसका सेकेंड एडिशन INS द्रोणाचार्य कोची में आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप की थीम रही इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू इनहेंस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो तीनों ही देशों के जो मैरीन ऑफिसर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। द वर्कशॉप वाज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ हेडक्वार्टर्स सदर्न नवल कमांड, सदर्न नवल कमांड के अंडर में ये वर्कशॉप आयोजित की गई। विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2023? 2023 में किस देश में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, इंडिया है। आपको जानना चाहिए 2023 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स जहाँ पर इंटरनेट की सेवा बंद की गई वो भारत है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 283 इस तरह के इवेंट हुए हैं जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया गया, केसेस हुए हैं, और उन 283 में 116 भारत में ही है। लगभग 41% पूरे वर्ल्ड का शेयर इंटरनेट शटडाउन में भारत के पास है। तो ऐसा कहा है एक्सेस नाउ ने, जो कि एक संस्था है, इस तरह के डेटा पब्लिश करती है, और लगातार ये छठा ऐसा साल है जहां पर भारत ने इस लिस्ट में टॉप किया है इंटरनेट शटडाउन में। 2016 से 1458 शटडाउन्स देखे गए हैं और उसमें इंडिया के जो है 53% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, यानी कि 773 शटडाउन भारत में हुए हैं। और अगर हम 2022 से 2023 के बीच में देखें तो 41% की इंक्रीज देखने के लिए इंटरनेट शटडाउन में। 2022 में 201 थे, 2023 में 283 हो गए। इंडिया के बाद म्यांमार आता है जहाँ पर 37 इंटरनेट शटडाउन देखे गए, फिर ईरान आता है 34, ठीक है, और पाकिस्तान भी है इसमें 7, इराक 6। Which university topped 2024 edition of the Global 2000 list issued by the Center for World University Rankings? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा जारी ग्लोबल 2000 सूची के 2024 संस्करण में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हम परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो डिग्रेड हुई है उनकी स्थिति। ठीक है, तो 2024 का एडिशन रहा ग्लोबल 2000 लिस्ट में। लिस्ट का ये एक एडिशन है, मतलब ग्लोबल 2000 लिस्ट इस तरह से नाम है इस रिपोर्ट का। और 64 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी जगह बना पाई हैं। उनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, ये भारत में टॉप रैंक इसने हासिल की है। ओवरऑल तो इसकी रैंक 410वीं रही, लेकिन भारत में सबसे अच्छी रैंक इसी की है। IITs की बात करें, ठीक है, आगे करते हैं, लेकिन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है IISc, इसकी जो रैंकिंग है 7 प्लेस नीचे हो गई है और ये 501वें नंबर पर पहुंच गया। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, IITs की बात करें, इसमें तो पाया गया कि बॉम्बे बेस्ट रैंकिंग में है, 568वीं रैंक है। फिर IIT दिल्ली, IIT कानपुर इसमें देखने के लिए मिले हैं। IIT मद्रास 582वीं रैंकिंग पर है, इसकी भी रैंकिंग स्लिप हुई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी रैंकिंग 606 है, इसमें भी ड्रॉप देखने के लिए मिला है 26 पोजीशंस का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टॉप पोजीशन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MIT से बोलते हैं, फिर स्टैनफोर्ड है US। बाकी 4 पैरामीटर इसमें यूज किए गए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्च। इस रिपोर्ट में 20,966 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया है, ठीक है। और जो टॉप ग्लोबल 2000 ये लिस्ट है, इसमें 94 कंट्रीज़ के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक किया गया है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड बी डे 2024? विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, बी इंगेज्ड विद यूथ। आपको जानना चाहिए कि 20 मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है
और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि 1734 में एंटोस जंसा का इस दिन जो है जन्म हुआ था। 2024 में वर्ल्ड बी डे, इसका थीम रहेगा बी इंगेज्ड विद यूथ। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ने स्लोवेनिया जो कंट्री है इसका प्रपोजल था कि वर्ल्ड बी डे मनाया जाना चाहिए, तो 2017 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अप्रूव कर दिया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई डे यदि किसी कंट्री द्वारा प्रपोज किया गया है तो पूछ लेते हैं किस कंट्री द्वारा ये प्रपोज किया गया था। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है कपिल सिब्बल। देखिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और इन्होंने हराया है सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को। और फिलहाल आदिश अग्रवाला ये प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। अब कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट बन गए हैं। ऐसा चौथी बार है जब कपिल सिब्बल प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व करेंगे। आपको बता दें 1989-90 के बीच में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं सिब्बल, और 3 बार इससे पहले इलेक्ट हो चुके हैं प्रेसिडेंट। लास्ट टाइम 2001 में हुए थे, उससे पहले 1995, 96, 97, 98 भी सिलेक्ट हुए थे। Where was the 7th edition of the annual Indo-US Joint Counter-Terrorism Exercise तर्कस conducted? वार्षिक भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश का 7वां संस्करण का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी कोलकाता है। आपको जानना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक जॉइंट काउंटर टेरर मॉक ड्रिल कंडक्ट कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के साथ मल्टीपल लोकेशंस में कोलकाता में, टू इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 2 स्पेशल फोर्सेस। तो ये 7th एडिशन है इस एनुअल इंडो यूएस जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का, इसका नाम तर्कश है, ठीक है, और कोलकाता में ये हो रहा है। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी? किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी बीमा पॉलिसी लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन ए है टाटा AIG। तो टाटा AIG जो कि इंडिया की एक लीडिंग जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, इसने इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है। तो जो भी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर ऑपरेटर्स हैं इंडियन स्पेस सेक्टर में जो कार्य करते हैं, उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। तो कंप्लीट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को इंजरी हो जाती है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है किसी सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में है, ठीक है, उससे संबंधित किसी तरह की डैमेज हो जाती है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यहाँ पर किया जाएगा। अच्छा, आपको जानना चाहिए औरंग जो कि एक असेट प्रोटेक्शन फर्म है, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के साथ टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज टू इट्स कस्टमर्स फॉर देयर वैल्यूएबल्स। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द करंट फिजिकल ईयर यानी कि फिजिकल 25 अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग्स? मूडीज रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.6%। देखिए इंडियन इकोनॉमी 6.6% से ग्रो करेगी करंट फिजिकल ईयर में यानी फिजिकल 25 में 24-25 में, ऐसा मूडीज रेटिंग्स ने कहा है। और आपको बता दें 2023-24 फिजिकल ईयर में इंडियन इकोनॉमी 8% से ग्रो करेगी। RBI ने 7% का अपना प्रोजेक्शन दिया हुआ है करंट फिजिकल के लिए, जबकि इंडिया जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और फिच रेटिंग्स है इन्होंने 7% बताया हुआ है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टैनले ने 6.8% बताया हुआ है। डेलॉइट इंडिया ने इंडिया की GDP 6.6% बताया हुआ है करंट फिजिकल ईयर के लिए। Who has been appointed as the new executive director of the UN Multi Partner Trust Fund Office? संयुक्त राष्ट्र मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है एलन नवदेहू। देखिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर एसीम स्टेनर, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि एलन नवदेहू जो कि बेनिन से हैं, ये नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस के MPTFO के, और ये सक्सीड कर रहे हैं जेनिफर टॉपिंग जो कि कनाडा के हैं। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस की, ठीक है। ये इकलौती यूनाइटेड नेशंस एंटिटी है जो डिज़ाइन और एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है, जो भी पूल्ड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। कई तरह के प्रोग्राम चलाता है यूनाइटेड नेशन, तो उसके लिए जो है फंड पूल किया जाता है, ठीक है, फंड इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको किसी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है, वहाँ से पैसा कमाया जाता है, फिर उनको जो है देशों में लगाया जाता है। तो इस तरह के काम के लिए एजेंसी है।
वेयर वॉज द बैटलफील्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना द्वारा चिकित्सा सेवाओं के लिए युद्ध क्षेत्र स्वास्थ्य सूचना प्रणाली यानी कि भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए आगरा है। देखिए जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने बैटलफील्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी कि भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को डिप्लॉय किया है आगरा में। और आप सभी जानते हैं कि आरोग्य मैत्री क्यूब जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट डिजास्टर हॉस्पिटल है, 72 क्यूब्स हैं इसमें, ठीक है। और इसको टेस्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा आगरा के मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है हॉस्पिटल, ठीक है, जो नीचे लटका हुआ है। और इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे ये हॉस्पिटल जो है लैंड किया 12 मिनट के अंदर ऑपरेशनल भी हो गया। वाटर प्रूफ है, लाइट वेट है, 200 पेशेंट साइमल्टेनियसली इसको जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट पा सकते हैं। और जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उन सब की जांच इसमें हो सकती है। आपको बता दें ग्लोबल साउथ समिट जनवरी 2023 में भारत ने अनाउंस किया था एक आरोग्य मैत्री नाम का प्रोजेक्ट, जिसमें भारत ने कहा था कि जो भी एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज हैं वो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे जहाँ पर भी नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बजटरी सपोर्ट इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड टू द मालदीव्स। भारत ने मालदीव को कितनी बजटीय सहायता प्रदान की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, $50 मिलियन। देखिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि मालदीव गवर्नमेंट को हम $50 मिलियन के जो ट्रेजरी बिल हैं उसको एक्सटेंड कर रहे हैं 1 और साल के लिए, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसको सब्सक्राइब किया है 1 और साल के लिए $50 मिलियन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को, जो कि मालदीव द्वारा इशू किए गए हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, ट्रेजरी बिल इशू किया गया था मालदीव गवर्नमेंट द्वारा $50 मिलियन के अमाउंट का। तो एसबीआई ने क्या किया, उस ट्रेजरी बिल को जो इशू किया गया मालदीव द्वारा, तो एसबीआई ने सब्सक्राइब किया तो एसबीआई ने क्या किया, $50 मिलियन मालदीव्स को दिए। मान लीजिए 2023 में दिए, ठीक है। तो 2023 में दिए 1 साल के लिए, और वो भी इंटरेस्ट फ्री, मतलब मालदीव उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा एसबीआई को कि बढ़ाकर पैसे देगा, ठीक है। तो 1 साल हो गया 2024 में। अब एसबीआई जो है उसको मैच्योर करेगी जो ट्रेजरी बिल है, तो एसबीआई को पैसे वापस लेने हैं अब मालदीव से $50 मिलियन, ठीक है, बिना किसी इंटरेस्ट के। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि 1 साल और बढ़ा दिया है, यानी कि 2025 तक उसको कर दिया है। ये इसका मतलब हुआ, इंटरेस्ट फ्री रहेगा और 2025 तक। अब मालदीव जो है एसबीआई को पैसा कब वापस लौटाएगी? 2025 में, जबकि लौटाना था 2024 में। What is the maximum aggregate holding that Quant Money Managers can acquire in RBL Bank? Quant Money Managers RBL बैंक में एकदम कुल कितनी हिस्सेदारी हासिल करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, 9.98%। देखिए क्वांट मनी मैनेजर्स, इन्हें आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है कि ये जो आरबीएल बैंक में 9.98% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्राप्त कर सकते हैं 12 मई 2025 तक। तो ये जो स्टेक हैं इनको अलग अलग स्कीम्स जो है क्वांट म्यूचुअल फंड की उनके द्वारा एक्वायर किया जाएगा। और 10 मई तक जो क्वांट मनी है इसके 4.68% जो है इक्विटी शेयर हैं आरबीएल बैंक में। Which country had the most entries in the Forbes 30 Under 30 Asia 2024 list? Forbes 30 Under 30 Asia 2024 सूची में किस देश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। देखिए फोर्ब्स ने 9th एडिशन लॉन्च किया है 30 Under 30 एशिया लिस्ट का, जिसमें 300 यंग एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स एंड ट्रेलब्लेजर्स शामिल हैं जो कि 30 साल से कम के हैं, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है और एंटरप्रेन्योर्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। तो इस बार 21 कंट्रीज़ से जो है लोगों को इसमें शामिल किया गया है और इंडिया यहाँ पर लीड कर रही है। 86 एंट्रीज भारत की ओर से, यानी कि 86 पर्सन हैं जो इसमें अपनी जगह बना पाए। उसके बाद फिर चाइना है, फिर जापान है, दोनों से ही 32 लोग अपनी जगह बना पाए हैं। फिर सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया है। भारत की ओर से अगर हम कुछ नाम देखें तो ओशी कुमारी, देवयांत भारद्वाज, अर्थ चौधरी ये इनसाइट FPV के हैं, जॉर्ज फ्रांसिस ये कंज्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के हैं, कुश जैन ओरामा AI के हैं और हर्षित जैन अभिक्षा वन प्ले के हैं। Which of the following has become the first nation to lose all of its glaciers? निम्नलिखित में किस देश में सभी ग्लेशियर्स समाप्त हो गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी वेनेजुएला है। देखिए वेनेजुएला जो है क्लाइमेट चेंज के कारण इस स्थिति पर पहुंच गया है कि यहाँ का जो लास्ट ग्लेशियर था वो भी अब वैनिश हो गया। इस तरह से पहला नेशन बन गया है जहाँ पर जिसके जो ग्लेशियर हैं उनकी जो कंप्लीट आइस है वो मेल्ट हो चुकी है। 1910 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 ग्लेशियर हुआ करते थे 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक में, ठीक है। अब तो जो है स्थिति ऐसी है कि जो आइस है उसको आप ग्लेशियर की क्लासिफिकेशन में नहीं रख सकते।
तो अब एक भी ग्लेशियर यहाँ पर नहीं बचा है। वेनेजुएला की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल कैराकस है, करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर है। What is the amount of the loan approved by the Asian Development Bank for Sikkim's power sector? सिक्किम के बिजली क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है 148.5 मिलियन यूएस डॉलर। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 148.5 मिलियन यूएस डॉलर अप्रूव कर दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कार्य के लिए जो सिक्किम में होना है। द लोन विल हेल्प स्ट्रेंथन, मॉडर्नाइज एंड क्रिएट अ क्लाइमेट प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इनहेंस द रिलायबिलिटी, क्वालिटी एंड रेजिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द रीजन। बाकी आप जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और 68 मेंबर्स हैं, जिनमें से 49 एशिया से हैं। हेडक्वार्टर्स मनीला, फिलीपींस में है। What is the name of the marble from Gujarat that has received the geographical indication GI टैग? गुजरात के उस संगमरमर का क्या नाम है जिसे भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है अंबाजी व्हाइट मार्बल। देखिए, अंबाजी व्हाइट मार्बल जो कि रिलीजियस आर्किटेक्चर में काफ़ी यूज़ किया जाता है, एंशिएंट टाइम से ही घरों में भी अब यूज़ किया जाता है। इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग इसको मिल गया है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स के द्वारा। आपको जानना चाहिए कि जो है अंबाजी है, ठीक है, ये गुजरात में एक जगह है, ठीक है, उसके नाम पर है, टाउन है एक, और वाइट मार्बल के लिए फेमस है ये। इसकी जो वाइटनेस है 95 से 96% तक की होती है। सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। Which insurance company has partnered with बीमा सेंट्रल to launch a policy holder servicing platform? किस बीमा कंपनी ने पॉलिसी धारक सर्विसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए बीमा सेंट्रल के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने कोलैबोरेशन किया है बीमा सेंट्रल के साथ, जिसे डेवलप किया गया है CMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी के द्वारा। तो जो बीमा सेंट्रल है इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी होल्डर सर्विंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको कई तरह की सेवाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जैसे कि कोई कस्टमर्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है और व्हीकल इंश्योरेंस भी है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर जो बीमा सेंट्रल है, यहाँ पर वो इन सबको एक साथ मैनेज कर सकता है। फ़ोन नंबर बदलवाना है तो उसे केवल बीमा सेंट्रल पे जाना है, अपना लॉगिन करना है और फ़ोन नंबर अपना बदलवा लेगा। इंश्योरेंस क्लेम करना है तो अलग साइट पर जाने की जरूरत नहीं है, बीमा सेंट्रल पर लॉगिन करना है और अपना क्लेम कर सकता है। कोई भी क्वेरी हो उसकी तो बीमा सेंट्रल पर जाकर वो कर सकता है। एक साथ उसको अपने जितने भी इंश्योरेंस उसने लिए हैं सब एक जगह पर मिल जाएंगे, तो एक ही जगह से ऑपरेट कर सकता है। MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के किशोर पोलदासु हैं। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद सोसिएट जनरल्स फॉर $1 बिलियन इन फाइनेंसिंग? किस कंपनी ने $1 बिलियन के वित्त पोषण के लिए सोसाइटी जनरल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है रेन्यू। देखिए, रेन्यू जो कि एक लीडिंग रिन्यू एनर्जी कंपनी है भारत में, इसने MOU साइन किया है सोसाइटी जनरल के साथ, जो कि फ्रेंच मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसके तहत $1 बिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट जो है भारत में उनके लिए, जैसे कि सोलर, विंड, हाइब्रिड रिन्यूएबल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी कार्यों के लिए अगले 3 साल तक। रेन्यू के चेयरपर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुमंत सिन्हा है। Which university topped Times Higher Education Young University Rankings 2024? Times Higher Education Young University Ranking 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि NTU। देखिए, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि कोट्टायम में है, ये फर्स्ट पोजीशन इसने प्राप्त की। अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में, इससे पहले हम जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को 3rd प्लेस दिया गया था टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, तो उसी के कारण यहाँ पर अब टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में भी ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गई है। अगर हम इंडियन रैंकिंग्स में इसकी बात करें, अगर हम, ठीक है, तो ये रैंकिंग जो है इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50 साल ओल्ड हैं या फिर यंगर हैं, और इसमें 673 यूनिवर्सिटीज़ को नामित किया गया है पूरे वर्ल्ड से। और जो ये अपनी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, इसकी 81st पोजीशन है ओवरऑल, भारत में पहले नंबर पर है और ओवरऑल 81st पोजीशन है। तो इनके कोर मिशन के हिसाब से एवेल्यूएट किया गया है यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल आउटलुक एटसेट्रा। अन्ना यूनिवर्सिटी 96 पर है, भारत यार यूनिवर्सिटी 113 पर है तमिलनाडु से ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना 117 पर है। तो 2nd, 3rd और 4th प्लेस पर ही हैं अगर हम इंडियन रैंकिंग्स की बात करें। और नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी NTU सिंगापुर, ये इसने टॉप किया है इस साल की टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। When is the इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 21 मई।
आपको जानना चाहिए कि हर साल 21 मई को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम टी प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड वाइड तो चाइना टॉप पोजीशन पर है, उसके बाद फिर भारत आता है। 21 मई को ही वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट भी सेलिब्रेट किया जाता है। Which former Indian Prime Minister's death anniversary is commemorated as National Anti-Terrorism Day? किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, राजीव गांधी। देखिए हर साल 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 6th प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। आपको बता दें 21 मई 1991 को श्रीपेरुम्बदूर में इनको असैसिनेट कर दिया गया था। श्रीपेरुम्बदूर चेन्नई के पास में है और एक LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के सुसाइटर बॉम्बर ने जो है खुद को उड़ा दिया और इनको ये जो है उसमें इनका निधन हो गया। आपको बता दें 31 अक्टूबर 1984 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने 40 साल की उम्र में, क्योंकि इनसे पहले इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था और इस तरह से ही 40 वर्ष की उम्र में यंगेस्ट PM रहे इंडिया के। एंटी टेररिज्म डे VP सिंह गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश किया गया था राजीव गांधी की मेमोरी में, टू एजुकेट पीपल अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड वायलेंस ऑन सोसाइटी एंड द नेशन। Which Indian women table tennis player broke into the top 25 of the world rankings for the first time? कौन सी भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी पहली बार विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में पहुंची? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मनिका बत्रा। देखिए इंडियन विमेन्स टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा ये फर्स्ट इंडियन विमेन टेनिस प्लेयर बन गई हैं जो टॉप 25 में शामिल हुई हैं वर्ल्ड विमेन्स सिंगल्स रैंकिंग में। तो इनकी रैंकिंग है 24। सऊदी इस मैच में जो है इन्होंने जीत हासिल हुई, इसी कारण इनकी रैंकिंग भी ऊपर चढ़ी है। इस तरह से भारत के जो जी साथियां हैं इनका जो 5 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड है हाईएस्ट रैंक का, उसको भी इन्होंने इक्वल कर लिया है, तो 24 पोजीशन पर है। नारायणन वागुल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज predominantly known for his contribution to which of the following banks? नारायणन वागुल जिनका हाल ही में निधन हो गया, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस बैंक में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे? सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। देखिए नारायणन वागुल लेजेंडरी इंडियन बैंकर रहे हैं, कई बैंकों में इन्होंने काम किया है और फाउंडर चेयरमैन रहे हैं ICICI लिमिटेड के। आपको बता दें 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है और ICICI को प्राइवेट सेक्टर बैंक में ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें 1985 में इन्होंने बागडोर संभाली थी ICICI की और 11 साल इन्होंने इसमें कार्य किया। आपको बता दें इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2010 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था बैंकिंग में और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के। तो मेनली ICICI के लिए जाने जाते हैं। वेटरन ऑथर एंड स्टोरी टेलर एंड अ पद्मश्री रेसिपिएंट मालती जोशी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 90 की एज में। 2018 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्मश्री अवार्डी बिरुबला रबा जो कि विच हंटिंग के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाती रही हैं, इनका हाल ही में 75 की एज में निधन हो गया और इन्हीं के प्रयासों से असम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 पास किया गया था। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी दैट सिंगापुर्स न्यू PM लॉरेंस वोंग बिलोंग्स टू? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, पीपल्स एक्शन पार्टी। देखिए सिंगापुर के पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर सिविल सर्वेंट लॉरेंस वोंग शून साई, इन्होंने अपना जो है प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वो शुरू कर दिया है। सिंगापुर के चौथे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 15 मई 2024 से इनका कार्य शुरू हो गया है। ये पीपल्स एक्शन पार्टी के सदस्य हैं लॉरेंस वोंग, याद रखना इनका नाम। ये ली जिंग लूंग को इस पद पर सक्सीड कर रहे हैं। हाउ मच फंडिंग डिड HDFC बैंक रिसीव फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC फॉर माइक्रो लोन्स टू वीमेन? महिलाओं को सूक्ष्म ऋण देने के लिए HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से कितनी धनराशि प्राप्त हुई? सही आंसर ऑप्शन सी है, $500 मिलियन। देखिए HDFC बैंक को $500 मिलियन रिसीव हुए हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, ताकि जो विमेन माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स हैं उनको पैसे दिए जा सके। द बैंक विद अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ लैंडिंग टू विमेन विल यूज IFC's फाइनेंसिंग फॉर ऑन लैंडिंग एज माइक्रो लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको माइक्रो लोन दिया जाएगा, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को दिया जाएगा और ये सब दिया जाएगा HDFC का जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव है इसके तहत। तो पूछ सकते हैं कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव किस बैंक से संबंधित है? HDFC बैंक से।
व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2024 एज प्रोजेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2024 में भारत के लिए विकास का पूर्वानुमान है 6.9%। देखिए यूनाइटेड नेशंस ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है 2024 के लिए उसको रिवाइज किया है और 70 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, 6.9% अब हो गया है, पहले 6.2% बताया हुआ था। ये किसके लिए? 2024 के लिए। अगर हम 2025 के लिए बात करें तो बताया गया है 6.6%। ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट की बात करें 2024 के लिए तो 2.7% बताया है, पहले 2.4% बताया हुआ था, और 2025 के लिए 2.8% बताया हुआ है। Which sports brand has signed as official kit partner for Athletics Federation of India? किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए आधिकारिक किट पार्टनर के रूप में हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी प्यूमा है। देखिए प्यूमा इंडिया ये ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बन गई है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये मल्टी ईयर डील है। इसमें जो प्यूमा है ये परफॉर्मेंस किट्स, स्पीड सूट्स और ट्रैवल गियर उन सभी एथलीट्स को प्रोवाइड कराएगा जो कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत आते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैक एंड फील्ड, जंप्स, थ्रोज, ठीक है, इन सब में, रनिंग में, मैराथन में, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो। अगर हम बात करें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तो स्थापना 1946 में हुई थी और वर्ल्ड एथलेटिक्स, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इन सभी से ये एफिलिएटेड एजेंसी है। हु इज द न्यू सीईओ ऑफ विप्रो? विप्रो के नए सीईओ कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है संजीव जैन। आपको जानना चाहिए कि आईटी कंपनी विप्रो ने अनाउंस किया कि संजीव जैन हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे, अमित चौधरी को ये रिप्लेस कर रहे हैं। विप्रो की बात करते हैं, सीईओ श्रीनई पल्लैया है, हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। हु हैज बीन नेम्ड नासाज न्यू चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर? नासा का नया मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है डेविड सल्वागिनी। देखिए नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, इन्होंने डेविड सल्वागिनी को जो है नासा का नया चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। नासा की अगर हम बात करते हैं, स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। Who has been appointed as the new MD and CEO of India First Life Insurance? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है ऋषभ गांधी। देखिए इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने ऋषभ गांधी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है 5 साल के लिए। 1 जुलाई 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और आपको बता दें इस पद पर ये RM विशाखा को सक्सीड कर रहे हैं। विच कंपनी पार्टनर्ड विद लंका पे to enable unified payments interface UPI transactions in श्रीलंका? श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने लंका पे के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन बी है फोन पे। देखिए फोन पे ने पार्टनरशिप की है लंका पे के साथ, जिसके तहत जो यूजर्स हैं अगर वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI से पे करना चाहते हैं तो श्रीलंका में पे कर सकते हैं। तो फोन पे ऐप यूजर्स जो है जिनके पास फोन पे है वो श्रीलंका जा रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, केवल अपना UPI स्कैन कराना है, जहाँ पर भी लंका पे वालों का अपना QR कोड रखा हुआ है, जैसे फ़ोन पे के रखे रहते हैं ना कि आप स्कैन करो और पेमेंट कर दो, ऐसी श्रीलंका में जहाँ भी लंका पे QR मर्चेंट्स होंगे, ठीक है, वहाँ पर आपने फ़ोन पे से भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स एट फ़ोन पे के CEO हैं रितेश पाई। विच ट्रैवल कंपनी हैज़ लॉन्च द होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम? किस ट्रैवल एजेंसी ने होम स्टे उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है easemytrip.com। देखिए easemytrip.com ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि UTDB के साथ मिलकर होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसका मकसद रहेगा जो भी 4 धाम यात्रा का जो मार्ग है, जो रूट है, उस पर जो भी होम स्टे ओनर्स हैं उनको इम्पार्ट किया जाए। इम्पार्ट किस तरह से किया जाए? उनको स्किल्स बताए जाएँ कैसे हॉस्पिटैलिटी के और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बताई जाएँ, किस तरह से जो गेस्ट आएँ, ठीक है, उनके साथ जो है आपका बिहेवियर रहना चाहिए, किस तरह से आप उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। Who has been appointed as an additional director in the Central Bureau of Investigation? केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है AYV कृष्णा।
देखिए सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल, इन दोनों को ही एडिशनल डायरेक्टर्स नियुक्त किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में। CBI की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के तहत कार्य करती है, ये याद रखिएगा। और जो RTI है उससे एग्जेम्प्टेड है ये, ठीक है, RTI के दायरे में नहीं आती है। और इंटरपोल के साथ जो भी जानकारी साझा करनी होती है वो हमारे देश में CBI एजेंसी है, या फिर इंटरपोल को कोई बात बतानी है भारत से संबंधित तो CBI उसके लिए नोडल एजेंसी होती है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी थ्रू दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। Which agency has been honored with the Geospatial World Forum Leadership Award? किस एजेंसी को Geospatial World Forum Leadership Award से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इन स्पेस। देखिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस, इसको Geospatial World Forum Leadership Award से सम्मानित किया गया है फॉर पब्लिक पॉलिसी इनेबलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक है, इस कारण से। कहाँ पर? रॉटरडैम में। GWF यानी कि Geospatial World Forum Leadership Awards presented annually at the Geospatial World Forum acknowledge individuals and organizations that have made exceptional contribution to the geospatial field and demonstrated innovation in addressing global challenges. InSpace के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका हैं, ये आप जानते ही हैं। What is the theme of the International Day for Biological Diversity in 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, बी पार्ट ऑफ द प्लान। आपको जानना चाहिए कि हर साल 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी कहते हैं, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 2024 में इस डे का थीम रहेगा बी पार्ट ऑफ द प्लान। विच फुटबॉल क्लब हैज बीन क्राउंड प्रीमियर लीग चैंपियंस फॉर द 8th टाइम? किस फुटबॉल क्लब ने 8वीं बार प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, मैनचेस्टर सिटी। आपको जानना चाहिए कि मैनचेस्टर सिटी ने 8वीं बार प्रीमियर लीग चैंपियंस का खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में वेस्ट हैम यूनाइटेड को हराया है एतिहाद स्टेडियम इंग्लैंड में। जो ये 2023-24 का प्रीमियर लीग रही, ये 32nd सीजन रहा है इस प्रीमियर लीग का। हु वॉन द फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री? फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपन। देखिए मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन, इन्होंने एमिलिया रोमैग्ना ग्रां प्री जीत लिया है। और ये जो इवेंट है, ये इसका नाम जो ये एमिलिया रोमैग्ना दिया गया है, ये एक इटालियन रीजन है इटली में, ठीक है, तो उसके नाम पर दिया गया है जहाँ पर ये सर्किट लोकेटेड है, जहाँ पर ये रेस होती है। बाकी वर्स्टैपन के बारे में आप जानते हैं कि बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं और रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं फॉर्मूला 1 में। हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ज्वाइन IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एज होल टाइम डायरेक्टर? IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ICICI बैंक। और माफ कीजिएगा, सही आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा। देखिए वो क्या ना, दिमाग में ICICI बैंक ही चल रहा था उस वक्त बनाते हुए, तो माफ़ करना इस गलती के लिए। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अप्रूवल दे दिया है कि प्रदीप नटराजन ये होल टाइम डायरेक्टर जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में, और 3 साल का इनका टर्म रहने वाला है। अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो CEO V वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये जो ICICI बैंक लिखा है, इसके बदले IDFC फर्स्ट बैंक होना था। Who has been appointed as the president of the Confederation of Indian Industry CII for 2024-25? 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, संजीव पुरी। देखिए ITC लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का 2024-25 के लिए, और ये इस पोस्ट पर रिप्लेस कर रहे हैं R दिनेश को, जो कि TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के चेयरमैन हैं। राजीव मेमानी, इन्हें प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अपॉइंट किया गया है CII में, और R मुकुंदन, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, एडवोकेसी ग्रुप है, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।
हु वॉन द इटालियन ओपन 2024 मैन सिंगल्स टाइटल? इटालियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। देखिए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो कि जर्मनी से हैं, इन्होंने अपना दूसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है। फाइनल में चिली के निकोलस जेरी को हराया है। आपको बता दें ये जो है इनका 11वां मास्टर फाइनल था जिसमें इन्हें सफलता मिली है और इस तरह से जर्मनी के एक महान टेनिस प्लेयर रहे हैं बोरिस बेकर, उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने जीता है, बेलारूस की अरेना साबालेंका को हराया। मेंस डबल्स खिताब जीता है मार्शल ग्रेनुलर्स और होरासियो जेवलोस्की द्वारा। वहीं विमेंस डबल जीता है सारा ईरानी और जैस्मिन पॉलिनी के द्वारा। हु वॉन द थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल? थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। देखिए सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों ने ही थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है और इन्होंने हराया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जोड़ी चैन बो यंग और लियू यी को। कहाँ पर हुआ मैच? ये इवेंट कहाँ पर हुआ? बैंकॉक के निम्बुतुर स्टेडियम में। ये सेकंड टाइटल है 2024 में जो सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। ठीक है, और ये इनका दूसरा थाईलैंड ओपन टाइटल है। इससे पहले मार्च में फ्रेंच ओपन भी जीता था इन्होंने, दोनों ने साथ में। और आपको बता दें कि ये जो सात्विक और चिराग है इनका ये ओवरऑल 8th टाइटल है। हु क्लिंच्ड गोल्ड मेडल्स एट द एलोरा कप 2024 इन अस्ताना कजाकिस्तान? कजाकिस्तान के अस्ताना में एलोरा कप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है निखत जरीन एंड मीनाक्षी। देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन और मीनाक्षी इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं भारत के लिए एलोरा कप 2024 में और भारत ने टोटल 12 मेडल्स जीते हैं। यहाँ कहाँ पर हुई है इवेंट? अस्ताना कजाकिस्तान में। तो गोल्ड मेडल आप देख सकते हैं मीनाक्षी 48 kg और निखत जरीन 52 kg। सिल्वर अनामिका एंड मनीषा ने जीता और बाकी ब्रॉन्ज मेडल भी आप देख सकते हैं। Which bank recorded the highest growth rate in total business and deposit mobilization among public sector lenders in fiscal year 24? फिजिकल 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच किस बैंक ने कुल कारोबार और जमा संग्रहण में उच्चतम वृद्धि दर्ज की? सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसने हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखा है पिछला जो फिजिकल ईयर रहा है। अगर हम टोटल बिजनेस एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की बात करें पब्लिक सेक्टर लेंडर्स में तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो पुणे हेडक्वार्टर्स वाला जो ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसने 15.94% प्राइस देखने के लिए मिला है इसकी टोटल बिजनेस में फिजिकल 24 में। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 13.12% की ग्रोथ देखी गई। हालांकि एसबीआई का जो टोटल बिजनेस है डिपॉजिट एंड एडवांसेस ये 16.7 टाइम्स हायर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हुई है पिछले फिजिकल ईयर में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है टॉप स्पॉट हासिल किया है। अगर हम देखें जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की ग्रोथ है उसमें भी 15.66% का राइज देखने के लिए मिला है। इसके बाद फिर एसबीआई आता है, फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर कैनरा बैंक। और आउट ऑफ द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली दीज 4 लेंडर्स कुड लॉग अ डबल डिजिट ग्रोथ इन डिपॉजिट्स इन द फाइनेंशियल 2023-24। अब देखिए जो फाइनेंशियल ईयर रहा 2023-24 का इसमें केवल ये 4 पब्लिक सेक्टर बैंक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र केवल यही डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुंच पाए हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट CASA डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिर से टॉप पर है 52.73% ग्रोथ के साथ। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें तो कोलकाता बेस्ड यूको बैंक ये टॉप पर है 16.38% के साथ। उसके बाद फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर SBI। अगर हम एसेट क्वालिटी साइड की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड SBI इन्होंने लोवेस्ट ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिपोर्ट किए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1.8% और SBI में 2.24%। और अगर हम NPA की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक यहाँ पर लोवेस्ट नंबर्स ऑफ NPAs रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 0.2% और इंडियन बैंक में 0.43%। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक रहा है 17.38% के साथ। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। What is the name of the new debit card launched by Yes Bank for elite customers? Yes Bank द्वारा विशिष्ट ग्राहकों के लिए लॉन्च किए गए नए डेबिट कार्ड का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी यस ग्रैंडियोर।
देखिए यस बैंक ने एक प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है अपने लेवल यस ग्रैंडियोर के तहत, और जो भी एलिट लोग हैं उनके लिए ये प्लान बनाया गया है। ठीक है, एलिट जो है इनका डेबिट कार्ड भी है, और आप इसको एक बैंकिंग सर्विस भी कह सकते हैं कि दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, ओनली बैंकिंग कस्टमर जिनकी एवरेज मंथली बैलेंस जो है 5 लाख तक रहे, ठीक है, उनके लिए इस तरह का ये जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करा रहे हैं यस बैंक। यस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो CEO प्रशांत कुमार हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई है। टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच। What percentage stake has SBI acquired in CCIL IFSC Limited? SBI ने CCIL IFSC Limited में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन डी है 6.125%। देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने 6.125% स्टेक हासिल कर लिए हैं CCIL IFSC लिमिटेड में 6.125 करोड़ रुपीस में। जो ये CCIL IFSC है, ठीक है, इसकी ऑथोराइज्ड और पेड अप कैपिटल 200 करोड़ और 100 करोड़ रहेगी रेस्पेक्टिवली, और ये जो है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेगी और क्लियरिंग हाउस एंड सिस्टम ऑपरेटर की तरह एक्ट करेगी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है। तो जो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है CCIL, ये प्रमोट कर रही है इसे, जो ये CCIL IFSC है, और यहाँ पर CCIL के 57.125% स्टेक रहने वाले हैं इस प्रपोज्ड कंपनी में। Which tunnel has been officially recognized as the highest in India by International Book of Honor? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा किस सुरंग को आधिकारिक तौर पर भारत में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? सही आंसर ऑप्शन भी है सेला टनल। देखिए BRO इंडिया जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो है सूचित किया है कि सेला टनल, इसको हाईएस्ट टनल इन इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा। तो ये जो टनल है 2.598 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और 13,000 फीट की एल्टीट्यूड पर है। तेजपुर तवांग रोड पर है ये, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में। What was the unemployment rate for people aged 15 years and above in urban areas in the January to March period? जनवरी से मार्च अवधि में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर क्या थी? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.7%। देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऐसे लोगों का जिनकी एज 15 साल से ऊपर की है और जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है जनवरी से मार्च पीरियड में 6.7% ये रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जबकि एक साल पहले 6.8% था ये जनवरी से मार्च के ये क्रम पीरियड की बात करें। ऐसा नेशनल सैंपल सर्वे में बताया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा बताया गया है। जॉबलेसनेस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द लेबर फोर्स। अच्छा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मार्च क्वार्टर में 5/23 का, ये 6.8% रहा है, जबकि 6.6% रहा था अप्रैल से जून के क्वार्टर में, या फिर आप थर्ड क्वार्टर में भी कह सकते हैं। जुलाई से सितंबर 2023 में भी 6.6% रहा था, और अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच में 6.5% रहा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमंग फीमेल्स 15 साल या उससे ऊपर की हैं, ठीक है, वो भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अर्बन एरियाज में 8.5% रहा है जनवरी से मार्च 2024 में, जबकि एक साल पहले अगर हम बात करें जनवरी से मार्च 2023 की, तब इसमें जो है 9.2% था। अब कितना है 8.5%। अगर हम मेल्स में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में 6.1% रहा है जनवरी से मार्च 2024 में, एक साल पहले 6% रहा था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन करंट वीकली स्टेटस इन अर्बन एरियाज फॉर पीपल एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, ये 50.2% रहा है जनवरी से मार्च 2024 में। What is the new deadline for LIC to increase its public shareholding to 10%? LIC के लिए अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने की नई समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है मई 16, 2027। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको 3 साल का और एक्सटेंशन प्रोवाइड कराया गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा, कि ये जो है 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव कर सके। आपको बता दें LIC के लिए जरूरी है कि वो अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग को 10% तक बढ़ाए 16 मई 2027 से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी के कुछ नॉर्म्स हैं कि कोई भी कंपनी जो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, उसको 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग प्राप्त करनी होती है 3 साल के अंदर अंदर। मतलब जिस दिन लिस्टेड हुई उसके 3 साल के अंदर अंदर जो है उसे 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग प्राप्त करनी होती है। तो LIC लिस्ट हुई थी 17 मई 2022 को।
नेम द ईरानियन प्रेसिडेंट हु डाइड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश नियर द अजरबैजान बॉर्डर। ईरानी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी अजरबैजान सीमा के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इब्राहिम राइसी। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, इनका जो है ये जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई है और अजरबैजान बॉर्डर के पास ये दुर्घटना हुई है। इब्राहिम राइसी की अगर हम बात करें तो 2021 से ही ये प्रेसिडेंट के पद पर थे, 8वें प्रेसिडेंट रहे ईरान के। और 19 मई 2024 की बात है जब इनका ईरानियन एयरफोर्स का बेल 212 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ये क्रैश हो गया बकराबाद रूरल डिस्ट्रिक्ट नियर वर्जाकन ईरान में। अच्छा, जो हेलीकॉप्टर है उसके कुछ जले हुए पार्ट्स मिले हैं, मतलब पूरी तरह ही जला वाला मिला, तो उसमें राइसी, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हुसैन और 6 अदर पैसेंजर्स और क्रू भी इसमें जो है मारे गए हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।